डीएलसी लीगल न्यूज एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे अदालती फैसले की बारीकियों में उतरने वाले हैं जो किसी थ्रिलर नॉवल से कम नहीं है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं तालीपरंबा की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के एक हालिया फैसले की। और ये सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वकीलों और लॉ के छात्रों के लिए क्रिमिनल लॉ की एक कह सकते हैं मास्टर क्लास है। खासकर उन मामलों में जहां परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के सिवा कुछ नहीं होता। हाँ, हम शरण्या वलसराज केस की बात कर रहे हैं। एक माँ जिस पर अपने ही 1.5 साल के बेटे की हत्या का आरोप। और जैसा कि आपने कहा, सबसे बड़ी चुनौती थी कि कोई चश्मदीद गवाह था ही नहीं। अभियोजन पक्ष के पास थी तो सिर्फ परिस्थितियों का एक चेन। और उन्हें ये साबित करना था कि वो चेन इतनी मजबूत है कि शक की कोई गुंजाइश ही ना बचे। बिल्कुल। और इसी चेन को अदालत ने कैसे परखा, कैसे कुछ कड़ियों को मजबूत माना और कुछ को कमजोर, यही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। हाँ। हमारा मकसद सिर्फ फैसले को सुनाना नहीं, बल्कि उस कानूनी सोच को समझना है जिसके चलते एक अभियुक्त को सजा हुई और दूसरे को बरी कर दिया गया। हाँ, तो चलिए इस केस की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इसकी शुरुआत ही बहुत मार्मिक है। जज ने फैसले की शुरुआत एक मलयालम कविता से की। अच्छा। हाँ, जो इस पूरी मानवीय त्रासदी को बयां करती है। यह हमें याद दिलाता है कि कानून सिर्फ धाराओं और सबूतों का खेल नहीं है। ये इंसानी भावनाओं और जिंदगियों से जुड़ा है। बिल्कुल। तो अभियोजन पक्ष की कहानी क्या थी, मतलब केस की बुनियाद क्या थी? कहानी सीधी और काफी दर्दनाक है। प्रोसिक्यूशन के अनुसार शरण्या का अपने पति से रिश्ता तनावपूर्ण था। उसका एक प्रेमी था, नितिन, जो इस केस में सह अभियुक्त था। अच्छा, तो एक लव ट्रायंगल का एंगल था। हाँ, और आरोप यह था कि शरण्या ने नितिन के साथ मिलकर अपने बेटे व्यान को, जो शायद उनके रिश्ते में एक बाधा माना जा रहा था, उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची और फिर उसे समुद्र में फेंककर उसकी हत्या कर दी। यही अभियोजन का केस था। लेकिन ये मामला सीधे सीधे हत्या के आरोप से तो शुरू नहीं हुआ था ना? है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसकी कानूनी यात्रा भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो बताइए। ये दिखाता है कि कैसे एक केस जांच के साथ साथ अपना रूप बदलता है। सबसे पहले ये केरल पुलिस अधिनियम की धारा 57 के तहत एक गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। मतलब सिर्फ बच्चा खो गया है। हाँ, फिर जब बच्चे की लाश मिली तो केस सीआरपीसी की धारा 174 में चला गया, यानी अप्राकृतिक मौत की जांच। और फिर हत्या का चार्ज कब लगा? वो लगा जब फोरेंसिक रिपोर्ट्स आई, खासकर ऑटोप्सी रिपोर्ट। तब जाकर इसे आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या के मामले में बदला गया। तो ये पूरी प्रक्रिया किसी भी युवा वकील के लिए एक अच्छा सबक है। बिल्कुल। कमिटल से लेकर चार्ज फ्रेमिंग तक ये प्रोसीजरल लॉ का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अब आते हैं केस के सबसे अहम हिस्से पर, परिस्थिति जन्य साक्ष्य। कोई चश्मदीद नहीं, कोई सीधा कबूलनामा नहीं, कुछ भी नहीं। तो अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने कौन सी कड़ियां रखी? यहाँ पर अभियोजन ने कई अलग अलग सबूतों को एक साथ पिरोया, और इसमें सबसे पहली और सबसे मजबूत कड़ी थी लास्ट सीन थ्योरी, आखिरी बार देखे जाने का सिद्धांत। हाँ, जिसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को जिंदा हालत में आखिरी बार उसकी मां शरण्या के साथ ही देखा गया था। सही कहा। और इस सिद्धांत को ताकत दी एक बहुत ही छोटे लेकिन महत्वपूर्ण फोरेंसिक सबूत ने। वो क्या था? बच्चे के पेट में जमा हुआ दूध मिला, कोएगुलेटेड मिल्क। जमा हुआ दूध? इससे क्या साबित हुआ? ये एक छोटा सा डिटेल लगता है, पर इसने केस की पूरी टाइमलाइन सेट कर दी। मतलब अदालत कहती है, देखो बच्चा आखिरी बार तुम्हारे साथ था, अब तुम ही बताओ कि उसके साथ क्या हुआ। एकदम सही। कानून की भाषा में इसे ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का सार कहते हैं, कि जिसके पास विशेष जानकारी है, साबित करने का भार भी उसी पर है। बिल्कुल। और शरण्या ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई कि बच्चे के साथ क्या हुआ, और यहीं से अभियोजन का केस मजबूत होना शुरू हो गया। ठीक है, लास्ट सीन थ्योरी ने टाइमलाइन सेट कर दी, लेकिन मौत की वजह क्या वो डूबना था? नहीं, और यहीं पर केस का दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अच्छा। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने साफ किया कि मौत का कारण डूबना नहीं, बल्कि सिर पर लगी एक गंभीर चोट थी। बच्चे की खोपड़ी में फ्रैक्चर था। फ्रैक्चर? हाँ। जो किसी भारी और खुरदुरी सतह पर जोर से पटकने से ही आ सकता था। इस एक सबूत ने किसी भी तरह की आकस्मिक दुर्घटना की कहानी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये तो बहुत बड़ा मोड़ है। इससे तो इरादा साफ नजर आने लगता है। बिल्कुल। और क्या वैज्ञानिक सबूत थे? एक और मजबूत वैज्ञानिक सबूत था, शरण्या के कपड़ों पर समुद्री पानी में पाए जाने वाले आयन्स मिले। लेकिन वो तो समुद्र के पास रहती थी, ये तो हो सकता है। हाँ, डिफेंस यही तर्क दे सकता था, और ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तो प्रोसिक्यूशन ने इसे सीधे उस रात की घटना से कैसे जोड़ा? उन्होंने एक बहुत होशियारी का काम किया। उन्होंने घर के दूसरे सदस्यों, मतलब शरण्या के पति और उसकी माँ के कपड़े भी जांच के लिए भेजे, और उनके कपड़ों पर ऐसे कोई आयन नहीं मिले। अच्छा, इससे ये साबित हुआ कि उस रात सिर्फ शरण्या ही समुद्र के पानी के संपर्क में आई थी। इसके अलावा वो ग्रेनाइट पत्थर वाली बात भी थी, है ना? हाँ, समुद्र के किनारे बनी दीवार के एक ग्रेनाइट पत्थर पर खून के धब्बे मिले, और डीएनए जांच में वो खून बच्चे व्यान का ही निकला। वाह, तो अब हमारे पास लास्ट सीन थ्योरी, मौत का असली कारण और आरोपी के कपड़ों और अपराध स्थल पर मिले वैज्ञानिक सबूत है। ये तो काफी मजबूत चेन बन रही है। बिल्कुल। मैंने पढ़ा है कि शरण्या की चप्पलें भी घटनास्थल से मिली थी। हाँ, और ये वो हिस्सा है जहां कानूनी दांव-पेच सामने आते हैं, जो वकीलों के लिए सीखना बहुत जरूरी है। बताइए। पुलिस ने घटनास्थल के पास से शरण्या की चप्पलें बरामद की।
आमतौर पर ऐसी बरामदगी को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत पेश किया जाता है। मतलब? अभियुक्त के कहने पर किसी तथ्य की खोज। हाँ। लेकिन यहाँ अदालत ने माना कि यह धारा 27 की शर्तों को पूरा नहीं करता। क्यों? क्योंकि चप्पलें किसी छिपी हुई जगह से नहीं मिली थी, वो खुले में पड़ी थी, तो धारा 27 का दरवाजा बंद हो गया। तो क्या वो सबूत बेकार हो गया? नहीं, यहीं पर अभियोजन ने स्मार्टनेस दिखाई। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही यह धारा 27 में स्वीकार्य ना हो, लेकिन यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत बाद के आचरण के रूप में प्रासंगिक है। बाद का आचरण? मतलब अपराध के ठीक बाद अपराध स्थल के पास अभियुक्त की किसी चीज का पाया जाना, ये उसके आचरण और वहां उसकी मौजूदगी को दर्शाता है। तो प्रोसिक्यूशन का एक दरवाजा बंद हुआ तो उन्होंने दूसरा खोज निकाला। सबूत को रिकवरी की तरह पेश नहीं कर पाए तो उसे अभियुक्त के आचरण से जोड़ दिया। एकदम। ये दिखाता है कि एक अच्छे वकील को सभी संभावित रास्तों के बारे में पता होना चाहिए। सही बात है। इन सभी कड़ियों को जोड़कर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि शरण्या के खिलाफ परिस्थितिक जन्य साक्ष्यों की चेन पूरी होती है। ये सब सुनकर तो लगता है कि केस शीशे की तरह साफ था, लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। सह अभियुक्त शरण्या का प्रेमी निधिन बरी हो जाता है। मैं यहाँ थोड़ा उलझन में हूँ। आपकी उलझन जायज है। इतने सारे फोन कॉल्स, घर के पास देखा जाना, उसके दस्तावेज मिलना, ये सब साजिश की तरफ इशारा करता है। आम आदमी की नजर से देखें तो बिल्कुल करता है। तो अदालत ने इन सब बातों को नजरअंदाज क्यों कर दिया? ये आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश को समझने के लिए इस केस को महत्वपूर्ण बनाता है। साजिश को साबित करने के लिए कानून ने सबूत का मानक बहुत ऊंचा रखा है। ऊंचा मतलब आपको सिर्फ शक नहीं, पक्का सबूत चाहिए कि दोनों के बीच अपराध करने का एक समझौता हुआ था। अच्छा। अब निधिन के खिलाफ सबूत क्या थे? बहुत ज्यादा फोन कॉल्स, हाँ। उसे शरण्या के घर के पास देखा गया, हाँ। उसके कुछ दस्तावेज शरण्या के बैग से मिले, ये भी सच है। तो ये सब काफी क्यों नहीं था? क्योंकि इनमें से कोई भी सबूत सीधे तौर पर बच्चे को मारने के लिए हुए किसी अग्रीमेंट को साबित नहीं करता। और अदालत ने एक बहुत ही दिलचस्प बात पर गौर किया। क्या? घटना से ठीक पहले और ठीक बाद में दोनों के बीच किसी भी कॉल का ना होना। मतलब कोई कॉल नहीं थी? कोई कॉल नहीं थी। अदालत का तर्क था कि अगर ये एक सोची समझी साजिश होती तो ये उम्मीद की जाती है कि घटना के आसपास कोई ना कोई बातचीत जरूर होती, प्लान को अंतिम रूप देने के लिए या बाद में जानने के लिए कि क्या हुआ। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं था। तो क्या एक विवाहितर संबंध या दिन में कई बार फोन पर बात करना अपने आप में साजिश का सबूत नहीं माना जा सकता? बिल्कुल नहीं। अदालत ने बहुत साफ कहा कि शक चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता। साजिश को साबित करने के लिए दिमागों के मिलन का सबूत अनिवार्य है। तो किसी भी वकील के लिए यहाँ सबक ये है कि सह अभियुक्त के खिलाफ केस बनाने के लिए सिर्फ निकटता दिखाना काफी नहीं है, आपको उस समझौते का कोई सबूत पेश करना ही होगा। एकदम सही। और ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि साजिशें हमेशा बंद दरवाजों के पीछे होती हैं, लेकिन कानून की मांग यही है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस फैसले को सिर्फ एक केस से ज्यादा एक स्टडी मटेरियल बनाता है। जज ने जांच और अभियोजन की प्रक्रिया पर भी काफी तीखी टिप्पणियां की। हाँ, और ऐसा हर रोज देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल। अदालत ने जांच और अभियोजन की कई खामियों की खुलकर आलोचना की। सबसे पहली थी नैतिक पुलिसिंग। नैतिक पुलिसिंग? हाँ, अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी का ध्यान अपराध के सबूत इकट्ठा करने से ज्यादा शरण्या के चरित्र पर था, उसके विवाहेतर संबंध पर था। और इसका केस पर क्या असर पड़ा? असर ये हुआ कि जांच अधिकारी ठोस सबूत इकट्ठा करने से चूक गए, जैसे वो नोटबुक वाली बात। हाँ, बताइए उसके बारे में। शरण्या की एक नोटबुक के पीछे कथित तौर पर लिखा था, आई हेट यू व्यान। अरे, ये तो मकसद को सीधे सीधे साबित कर सकता था। लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित ही नहीं कर पाया कि वो लिखावट शरण्या की ही थी। क्यों? वो उस नोटबुक को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास विश्लेषण के लिए भेजना ही भूल गए। क्या? हाँ, सोचिए, एक इतना बड़ा संभावित सबूत सिर्फ एक प्रक्रियात्मक चूक की वजह से बेकार हो गया। वाह, ये तो एक क्लासिक केस है कि क्या हो सकता था। बिल्कुल, ये किसी भी अभियोजक के लिए बहुत बड़ा सबक है। और मैंने डॉग ट्रैकिंग सबूत के बारे में भी पढ़ा था, उसका क्या हुआ? उसे भी अदालत ने खारिज कर दिया। पुलिस एक स्निफर डॉग लाई थी, लेकिन अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि डॉग ट्रैकिंग का सबूत बहुत अविश्वसनीय होता है। अच्छा। इसे सुनी सुनाई बात जैसा माना जाता है और ये किसी को दोषी ठहराने का आधार नहीं बन सकता। तो जांच की इन खामियों से ये साफ है कि भले ही प्रोसिक्यूशन केस जीत गया, पर वो बहुत आसानी से हार भी सकता था। बिल्कुल, ये एक सीधी सीख है कि प्रक्रियात्मक शुद्धता कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरा सी लापरवाही पूरे केस को पटरी से उतार सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अदालत ने उसे आजीवन कारावास क्यों दिया, मृत्युदंड क्यों नहीं? ये सजा पर हुई बहस का सबसे अहम हिस्सा है। अदालत ने सजा तय करते समय एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने तराजू के दोनों पल्लों को देखा। एक पल्ले में थे एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस, यानी अपराध की गंभीरता को बढ़ाने वाले कारक। जैसे कि इस मामले में एक माँ ने अपने ही 1.5 साल के असहाय बच्चे की क्रूरता से हत्या कर दी। ये तो समाज के अंतरात्मा को झकझोरने वाला अपराध है। निश्चित रूप से, और अदालत ने इस बात को माना भी। लेकिन फिर उन्होंने तराजू के दूसरे पल्लों को देखा, जिसमें थे मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, सजा को कम करने वाले कारक। हाँ, जैसे शरण्या की उम्र। घटना के समय वो सिर्फ 22 साल की थी। अच्छा, काफी कम उम्र थी। हाँ, उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और अदालत को लगा कि उसके सुधरने की संभावना है।
तो यहीं पे दुर्लभ से दुर्लभतम यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत लागू होता है। बिल्कुल। अदालत ने बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य के ऐतिहासिक मामले में स्थापित इसी सिद्धांत को लागू ये किया। आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद। एकदम। मृत्युदंड सिर्फ उन्हीं मामलों में दिया जाना चाहिए जो इतने क्रूर और अमानवीय हो कि आजीवन कारावास की सजा भी कम लगे। तो ये एक तरह की बैलेंस शीट है, एक तरफ अपराध की भयावहता और दूसरी तरफ अपराधी के सुधरने की संभावना। आपने बिल्कुल सही समझा। अदालत ने सभी कारकों को तौलने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि ये मामला दुर्लभ से दुर्लभतम की उस ऊंची दहलीज को पार नहीं करता है। ये हमें याद दिलाता है कि सजा सिर्फ अपराध के बारे में नहीं बल्कि अपराधी की परिस्थितियों के बारे में भी होती है। सही कहा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक कानूनी पेशेवर, खासकर एक युवा वकील के लिए इस केस से मुख्य बातें क्या हैं? मेरे हिसाब से तो ये परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर केस कैसे बनाया जाए, लास्ट सीन थ्योरी का इस्तेमाल कैसे हो, इन सब पर एक प्रैक्टिकल गाइड है। हाँ, और साजिश के लिए सबूत का ऊंचा मानक क्या है और सबसे जरूरी प्रक्रियात्मक ईमानदारी का महत्व क्या है। बिल्कुल। और अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर विचार किया जाना चाहिए। जरूर। ये फैसला एक तरफ हमारी न्याय प्रणाली की ताकत को दिखाता है कि बिना चश्मदीद गवाह के भी दोषी को सजा दी गई। हाँ, सबूतों की एक सावधानी पूर्वक बुनी गई चेन के आधार पर। लेकिन वहीं दूसरी ओर जांचकर्ताओं और अभियोजकों की वही तीखी आलोचना हमारी प्रणालीगत कमजोरियों को भी उजागर करती है। सही बात है। तो एक युवा वकील के लिए सोचने वाला सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये केस कैसे जीता गया, बल्कि ये भी है कि प्रक्रियात्मक खामियों के बावजूद ये केस कैसे जीत लिया गया। और असली सवाल ये है कि इन खामियों की वजह से ये केस कैसे हारा जा सकता था। बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। जिस दिन एक वकील इस नजरिए से केस को देखना शुरू कर देता है, उसकी तैयारी का स्तर ही बदल जाता है।